तो आज से हम अपनी क्लास 11th के बच्चों के लिए एक नया चैप्टर मैथमेटिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी जो चर्चा है उसको स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से। पहले हम ये बात करते हैं कि आपको यहाँ पर पढ़ना क्या क्या है। देखिए पहले आपके यहाँ कोर्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी दोनों आते थे, लेकिन अब जो है सीबीएसई ने आपके कोर्स में से एपी को हटा दिया है। ठीक है, तो आपके यहाँ सिर्फ जीपी ही आपके यहाँ सिर्फ कोर्स में है। तो अब आपके यहाँ कोर्स में सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो है और हमको उसमें और भी चीजें पढ़नी है, उसके बारे में धीरे धीरे चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। हमारा इस सीरीज में देखिए पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि आपको जो ये चैप्टर वो कुछ इस तरह से पढ़ाया जाए ताकि आप हायर क्लासेस में भी जो इसके कुछ एक सबऑर्डिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स जो आएंगे आगे चल करके, ठीक है, 12th में तो वैसे नहीं है ये सब, उसके आगे जब आप कभी पढ़ेंगे साइंस में हायर स्टडीज करेंगे तो हमारा पर्सपेक्टिव ये रहेगा कि वहां भी आपको इन सब कॉन्सेप्ट से हेल्प हो। ठीक है, तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करना स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से कि सीक्वेंस दरअसल क्या होता है। ठीक है, देखिए सीक्वेंस की आप रैंडमली कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है उस पर चर्चा करनी है थोड़ी सी। ठीक है, तो देखिए इसको मैथमेटिकली हम सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। सीक्वेंस जो होता है, देखिए हम यहां पे लिख दे रहे हैं, सीक्वेंस is a 1-1 and onto function। ठीक है, जो बच्चों हमारा सीक्वेंस है, आपने रिलेशन फंक्शन में 1-1 onto फंक्शन के बारे में पढ़ा था, इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो जो सीक्वेंस होता है हमारा ये एक 1-1 onto फंक्शन होता है जिसकी जो हमारी देखिए डोमेन होती है इस फंक्शन की, अब इसको मैं थोड़ा छोटे में लिख रहा हूं, इसकी जो डोमेन होती है बेटा, डोमेन होती है हमारी नेचुरल नंबर। डोमेन हमारी नेचुरल नंबर होती है और जो इसकी हम कह सकते हैं एक तरीके से कोडोमेन होती है, रेंज तो हम नहीं कह सकते, पर इसकी जो कोडोमेन होती है, कोडोमेन वो हमारी रियल नंबर होती है। देखिए कोडोमेन रियल नंबर होती है, यानी अगर हम सीक्वेंस को एस अल्फाबेट से अगर हम डिनोट करें मान लीजिए, तो जो ये सीक्वेंस होती है ये इस हिसाब से होती है कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर में एक 1-1 onto फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सीक्वेंस की देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन है। क्या होता है सीक्वेंस, देखिए हम एक बार फिर से आपको बताते हैं। जो सीक्वेंस होता है ये एक इंजेक्टिव फंक्शन होता है जिसकी डोमेन जो होती है हमारी वो नेचुरल नंबर होता है और कोडोमेन रियल नंबर होती है। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से देखिए लिख सकते हैं नोटेशन में कि ये हमारा एक 1-1 onto फंक्शन होता है। देखिए इससे इतनी बातें समझ में नहीं आई हमें कि क्या मतलब हुआ इसका, तो हम इसे थोड़ा देखिए इसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए तो देखिए यहां पर नेचुरल नंबर से हमें एलिमेंट उठाने, मान लीजिए मेरे पास जनरली मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, कोई जनरली मान लीजिए मेरे पास सीक्वेंस है। अब भाई सीक्वेंस है तो उसके कुछ टर्म भी होंगे, मैंने कह दिया कुछ टर्म है ए बी सी डी ई, ऐसे चलते हुए कुछ टर्म्स हो सकते हैं। अब देखिए जो सीक्वेंस होती हैं हमारी ये भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है फाइनाइट सीक्वेंस और एक होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। जो फाइनाइट सीक्वेंस होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं और इनफाइनाइट सीक्वेंस में हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि ये कोई जनरल इनफाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर देखिए अगर इस टर्म को मैं देखूंगा तो भाई इसको मैं फर्स्ट टर्म कहूंगा, इसको मैं सेकेंड टर्म कह सकता हूं, इसको मैं थर्ड टर्म कह सकता हूं, इसको मैं फोर्थ टर्म कह सकता हूं, इसको फिफ्थ टर्म कह सकता हूं एंड सो ऑन। इस तरह से मैं आगे डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, एट टर्म, नाइन टर्म, इस तरह से हम अपनी सीक्वेंस में अलग अलग टर्म को लिख सकते हैं। तो देखिए आइडिया ये है भाई, हमने देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस हमारा एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसमें जब हम कोई नंबर इनपुट करते हैं तो वो हमें आउटपुट में कोई दूसरा नंबर ला करके देता है। अब अगर मैंने ये कह दिया कि ये रियल नंबर की एक सीक्वेंस है, यानी कि जितने भी नंबर हैं ए बी सी डी ई ये सब रियल नंबर हैं अगर, तो देखिए आइडिया हमारा यहां पर ये है कि अगर किसी तरह से हम एक फंक्शन बना पाए, कोई एक फंक्शन मान लीजिए मैंने कहा कि fn, हमने कोई एक फंक्शन बनाया और इसमें देखिए ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम n की जगह 1 रख दें तो हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा, n की जगह 2 रख दें तो हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा, n की जगह 3 रख दें तो हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा।
यानी कि जैसे जैसे हम इसमें नेचुरल नंबर की वैल्यू रखते जाएं, हमें ये यहां पर करस्पॉन्डिंग टर्म्स जो हैं इस सीक्वेंस के वो देता जाए। तो ये हमारा यहां पर देखिए मोटा मोटा आइडिया है। तो इसी आधार पर हमने इसे डिफाइन किया कि एक ऐसा फंक्शन जिसका इनपुट नेचुरल नंबर हो और वो आउटपुट में कोई भी रियल नंबर हमें प्रोड्यूस करके दे सके, तो उस फंक्शन का यूज करके हम एक ऐसा सीक्वेंस टाइप की चीज हम यानी सीक्वेंस को हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस हमारा एक 1 1 on 2 बेसिकली फंक्शन होता है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर और कोडोमेन रियल नंबर है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखें। अब देखिए इसके बाद ये तो देखिए सीक्वेंस की बात हो गई। कुछ बातें देखिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि देखिए कुछ पॉइंट मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप ध्यान से रखिए इसको नोट करके। सीक्वेंस में देखिए हर एक इंडिविजुअल टर्म को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में आप ज्यादातर या हमेशा ही ऐसा पाएंगे कि एक जनरल टर्म होगा, एक जनरल टर्म होगा हमेशा सीक्वेंस का, जो उसके हर एक टर्म को डिफाइन कर सकता है। अब जरूरी नहीं है कि आप उस जनरल टर्म को हर बार आसानी से निकाल सकें या पता लगा सकें, लेकिन ऐसा एक टर्म एग्जिस्ट जरूर करेगा जनरल टर्म सीक्वेंस का, जिसमें जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको सीक्वेंस के सारे टर्म जो है वो जनरेट हो सकते हैं। दूसरी बात देखिए, सीक्वेंस को जब भी लिखा जाता है तो इसके रिस्पेक्टिव टर्म्स के बीच में हम कॉमा का यूज करते हैं रिस्पेक्टिव टर्म्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये कॉमा वाला रूल आप ध्यान रखिएगा। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सीक्वेंस और सीरीज में, यही देखिए बेसिकली अंतर है। ठीक है, कि यहां पर कॉमा लगा करके हम टर्म्स को सेपरेट करते हैं। अब देखिए तीसरी बात आप ये समझ लीजिए कि इसका नोटेशन कैसा होगा। देखिए अगर हमारे पास an कोई जनरल टर्म है सीक्वेंस का, तो अगर इसमें हम इस तरह का ब्रैकेट लगा दें, इसको ब्रैकेट नोटेशन कहा जाता है, या आप क्वांटम मैकेनिक्स में आगे पढ़ेंगे। इस तरह से अगर ब्रैकेट लगा दें इसमें an में, तो इसे हम कहेंगे कि ये एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका जनरल टर्म हमारा an है। तो इस तरह से हम सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बेसिकली सीक्वेंस की बात। ठीक है, और हमारे यहाँ कोर्स में केवल रियल नंबर के सीक्वेंस ही आएंगे, रियल नंबर सीक्वेंस के बारे में ही हम पढ़ते हैं। आगे आप जब फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो इनके बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होते हैं, कॉशी सीक्वेंस क्या होते हैं, और भी तमाम चीजें इसके बारे में आप जानेंगे। पर अभी हमारे यहाँ 11th लेवल पर हमें सिर्फ इतना जानना है कि सीक्वेंस होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया देखिए हमारा सीक्वेंस। इसके एक दो एग्जाम्पल देखिए हम लोग करने की कोशिश करते हैं। जरा इसको मैं रब कर देता हूं, कुछ एग्जाम्पल इसके हम करने की कोशिश करते हैं। जरा एनसीईआरटी हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चन लगा करके देखते हैं कि क्या हमें कुछ बात समझ में आई इसमें। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे हमेशा नेचुरल नंबर ही जो हैं वही इनपुट हो सकते हैं सीक्वेंस में। वो फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा कि वो हमेशा नेचुरल नंबर को ही इनपुट मिलेगा। ठीक है, डोमेन उसकी नेचुरल नंबर ही होगी हमेशा। और रेंज तो देन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उसकी रेंज तो खैर रियल नंबर से ही आएगा, क्योंकि रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो ये बात देखिए हमने यहाँ पर बता दिया आपको। ठीक, इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन आपको बता दिया जाए। देखिए इसमें हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। हमसे देखिए यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 है, एक्सरसाइज 8.1 से पहले, पुरानी बुक है खैर ये, तो आप उसका ध्यान रखें। तो देखिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द सीक्वेंस an, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को, फाइंड द सीक्वेंस
तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड द सीक्वेंस an डिफाइंड बाय a1 जो है हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो उसकी वैल्यू 1 है। और देखिए फिर हमें nth टर्म दिया हुआ है, जो nth टर्म है वो जो n-1th टर्म है उसमें 2 ऐड करने पर मिलता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। अब देखिए ये कंडीशन यहां पर क्यों दी गई है, देखिए यहां पर अगर आप 2 रखेंगे तो 2 - 1 1 आएगा, यानी a1 हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप ध्यान सोचें, अगर हम n की जगह 1 रख दें इस इक्वेशन में, तो ये हमारा 1 - 1 a0 हो जाएगा। अब भाई a0 तो कोई टर्म डिफाइन नहीं हो सकता, रीजन ये है कि जो 0 है हमारा वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो ये तो जो हमारा फंक्शन सीरीज जो सीक्वेंस है उसके डोमेन से ही चला जाएगा बाहर, क्योंकि डोमेन तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये कंस्ट्रेंट यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन इन्होंने हमें फर्स्ट टर्म बता दिया, इसलिए हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहले 5 टर्म आपको इसके निकालने हैं, पहला टर्म तो ऑलरेडी दिया है, अब हम चलते हैं दूसरा टर्म निकालने के लिए। तो देखिए दूसरा टर्म निकालने के लिए हम इस चीज का यूज करेंगे, यहाँ पर ये जो हमें रिलेशन दिया है, तो हम यहाँ इस रिलेशन में पुट कर देंगे n = 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम जब देखें n = 2 यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह हमने यहाँ 2 रख दिया, = देखिए 2 - 1 1 हो जाता है, +2 यानी a1 + 2। अब a1 की वैल्यू अब आप देख सकते हैं बेटा क्या है, a1 की वैल्यू हमारी 1 है, तो 1 + 2 कितना हो गया, ये हमारा 3, यानी हमें यहाँ से पता चल गया कि a2 की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसी तरह सिमिलरली हम a3, a4 और a5 भी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर अब पुट करेंगे n = 3, देखिए 3 पुट कर देंगे तो हमारा रिलेशन आ जाएगा a3 = a2 + 2। अब देखिए a2 की वैल्यू अभी आपने बेटा निकाली है, a2 की वैल्यू आपने निकाली है 3, तो यहाँ हम 3 रख देंगे, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 5, तो ये हमारा थर्ड टर्म आ गया। अब देखिए इसी तरह हम फोर्थ टर्म भी निकाल लेंगे और फिफ्थ टर्म भी निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे सीधा लिख दे रहे हैं, अब आप समझ गए हैं। अब n की जगह आप यहाँ अगर 4 रख देंगे तो यहाँ पे a3 + 2 आ जाएगा, a3 की वैल्यू 5 है तो a4 की वैल्यू हो जाएगी 7, तो a4 की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। और देखिए हमारे यहाँ पर a5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे अगर देखिए हम 5 रख देंगे तो a5 यहाँ पर हो जाएगा a5 = a4 + 2, यानी 7 + 2 दैट इज 9। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर a5 और a4 दोनों की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब हमें इसकी सीरीज बनानी है। अभी सीरीज के बारे में तो आप कहेंगे सर आपने बताया ही नहीं अभी तक। देखिए कोई भी सीक्वेंस उठाएं और उसके टर्म्स को अगर हम ऐड कर देते हैं, उसके टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं तो वही हमारी सीरीज बन जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमें सारे टर्म्स को ऐड करना है। अब यहां पर ये जो सीक्वेंस बनेगा, अगर आप इसमें नेचुरल नंबर रखते जाएंगे तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस बनेगा, ये बहुत लंबा सीक्वेंस हमारा बन जाएगा, ठीक है। एक शायद मैंने छोटी सी बात आपको इसके पहले बोल दी थी, मुझे लग रहा कि मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गई। देखिए जो सीक्वेंस है इसको इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। मुझे याद क्या आया, मैंने यहाँ पर थोड़ा गौर किया। देखिए सीक्वेंस को इनफाइनाइट होना चाहिए। अब रीजन आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं आप, हाँ बिल्कुल भाई, आप ये कह रहे हैं कि जो डोमेन होगा सीक्वेंस का वो नेचुरल नंबर होगा, आप ये बात कह रहे हैं। भाई हमने कहा कि जो डोमेन होगा वो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। ये आपको छोटी सी बात मुझे समझानी है, डोमेन नेचुरल नंबर है। अब भाई फंक्शंस की आप अगर बेसिक प्रॉपर्टीज को याद करें तो हमने जब उनका वेन डायग्राम, हमने जब फंक्शंस को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो डोमेन होता है फंक्शन का उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो आगे चल करके। हर एक एलिमेंट की इमेज होती है, कोई भी डोमेन का एलिमेंट खाली नहीं छूट सकता है। अब भाई नेचुरल नंबर में हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट, इसका मतलब सबकी इमेज होगी उधर। अब जब सबकी इमेज है और एक 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए तो इसका मतलब है कि हमारे रेंज में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस में हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। भाई सबके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म, नाइन टर्म, ऐसे करते 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 आप चलते जाएंगे तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा आगे चल करके। तो सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट ही होता है, ठीक है। फाइनाइट अगर मैंने सीक्वेंस बोल दिया हो तो उसको हम रिस्ट्रिक्ट करके खैर बना सकते हैं, लेकिन वो फिर हमारी उस डेफिनेशन में फिट नहीं होगा टेक्निकली। तो जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा सीक्वेंस इनफाइनाइट ही होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और देखिए दूसरी बात आपको एक और बता दूं, उस तरह का जो रिस्ट्रिक्टेड सीक्वेंस होते हैं हमारे, उनको हम प्रोग्रेशन कह सकते हैं, एक तरीके से उसको हम प्रोग्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। सीरीज में भी हम आपको इसको बारे में और आगे बताएंगे।
ठीक है। तो अब आप समझिए यहाँ पर डोमेन हमारा नेचुरल नंबर हो गया, यहाँ पर मैं तो मैंने आपको बताया ही था इसके पहले। तो देखिए हमारे पास यहाँ पांचों टर्म आ गए, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए सीरीज क्या बनेगी। सीरीज में कुछ नहीं करना है, हमको सारे टर्म्स को देखिए ऐड कर देना है। कैसे भाई, a1 हमारे पास 1 है तो 1 प्लस a2 हमारे पास 3 है प्लस और a3 हमारे पास 5 है और फिर हमारे पास 7 है और फिर हमारे पास 9 है और ये ऐसे करके ये सीक्वेंस हमारा इस तरह से चलता जाएगा। आप इनको ऐड ना कर दीजिएगा, आपके यहाँ से पांचों टर्म जोड़ कर आप कह दीजिए ये आ गया। ठीक है, मैंने बताया कि इसमें इनफाइनाइट टर्म है, इसलिए सीरीज भी जो है हमारी इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, हमारे यहाँ सीक्वेंस में इतनी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी थी। अब देखिए हम बात करना स्टार्ट करते हैं अपना जो अगला टॉपिक है। यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक जो है बेटा वो है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी जो है आपने अपनी क्लास 10th में एपी के बारे में कई सारी चीजें पढ़ी होंगी। अब हमें बात करनी है देखिए जीपी के बारे में कि जीपी क्या होता है। ठीक है, तो जीपी के बारे में अब आपको बताया जाएगा 1 मिनट में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। देखिए पहले हम थोड़ा सा एपी को रिकैप करते हैं। देखिए एपी में हमारा क्या होता था, एपी में हमारे पास देखिए एक फर्स्ट टर्म होता था और एक कॉमन डिफरेंस होता था। इन्हीं को मिला करके, ये ना समझिएगा कोऑर्डिनेट लिख दिया, इन्हीं को हम कहते थे कि ये एपी के जनरेटर होते हैं। ये दो अगर हमें एपी के बारे में पता चल गया तो हम बाकी सारे टर्म्स को इससे जनरेट कर लेते थे। कैसे, फर्स्ट टर्म ए होता था, अगला टर्म हमारा a प्लस डी होता था, इसके अगला टर्म a प्लस 2d होता था एंड देन सो ऑन, इसी तरह a प्लस 3d a प्लस 4d करके हम पूरी सीरीज को जनरेट कर लेते थे। इस तरह से हम एपी को बना लेते थे। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था कि इसका जो जनरल टर्म होता है ये होता है हमारा a प्लस n माइनस 1d, यानी nth टर्म हमारा ये होता था। फिर आपने इसके n टर्म्स का सम भी पढ़ा था। n टर्म्स का सम हमारा क्या होता था, ठीक है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, -1 होगा यहाँ पर, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आपने वहां पढ़े थे और फिर इसी के अनुसार हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कर लेते थे। तो ये हमारा देखिए एपी होता था, आपने 10th में इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर 11th क्लास में आपको इसके जीपी के बारे में पढ़ाना है, जो इसी का काउंटर पार्ट है। ठीक है, इसी का काउंटर पार्ट है। तो देखिए जीपी में क्या होता है, देखिए जीपी भी इसी तरह होती है। देखिए मैं यहाँ माइनर चेंजेस करूंगा, जीपी भी इसी तरह से होती है। जीपी में भी एक फर्स्ट टर्म होता है, लेकिन जहां हमारा वहां कॉमन डिफरेंस होता था बेटा, यहां पर हमारा यहां पर कॉमन रेशियो होता है CR। ठीक है, यहां पर हमारा कॉमन रेशियो होता है। देखिए कैसे, तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो प्रोग्रेशंस होते हैं, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और पहले एक और होता था हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अब तो आपके यहां से हटा दिया, HP भी होता है। तो हम जब भाई सीक्वेंस की जनरल डेफिनेशन लेते थे तो हम कहते थे कि 1 ऑन 2 फंक्शन होने चाहिए, और फिर उन्हीं सीक्वेंस को जब सीक्वेंस के टर्म को ऐड करते थे तो हमारे पास क्या बन जाती थी, सीरीजेस बनती थी। तो देखिए अगर पर्टिकुलर टाइप के, अब अच्छा इसी के अगर हम टर्म्स को लिख दें अगर ऐसे सीक्वेंस में, तो क्या सीक्वेंस नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जब हम स्पेसिफिक टाइप के 1 ऑन 2 फंक्शंस लेते हैं, कोई भी फंक्शन, आप कोई नया फंक्शन बना सकते हैं जो 1 ऑन 2 हो, और उसका यूज करके, और आप उसमें अगर नेचुरल नंबर उसका डोमेन रखें और रियल नंबर उसकी रेंज आएगी, रेंज रियल नंबर आनी चाहिए, तो आप आराम से सीक्वेंस बना सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइप के फंक्शंस हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आई होगी बात। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, तो मैं आपको ये, आप कहेंगे आप इतना जनरलाइज क्यों कर रहे हैं हर चीज को, मैं इसलिए बेटा जनरलाइज कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर आगे बड़ी क्लास में जाएंगे, BSc करेंगे या आप और आगे पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें इसी जनरलाइज फॉर्म में आपको मिलेगी, और तब हमारा दिमाग चकरा जाता है कि ये सब क्या है, ये तो हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं। भाई सोचो, आप 11th 12th में पहुंच गए हो, अब आप थोड़ा सोचना समझना शुरू करो, अपने दिमाग को चलाना स्टार्ट करो, तभी आपका जो है काम कुछ अच्छा हो पाएगा। अगर आप सिर्फ वही रटने वाली प्रवृत्ति पर जो स्कूलों में आपको सिखाया जाता है उसी पे चलते रहोगे ढर्रे पर, तो बेटा बहुत दिन तक गाड़ी चलेगी नहीं। ठीक है, तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या, चलिए बातें तो चलती रहती हैं हमारी, कौन सी, हम तो बकवास करते रहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या बदलाव हो जाएगा। भाई बदलाव ये हो जाएगा कि जब हमारा कॉमन रेशियो है, तो देखिए हमारे टर्म्स कैसे आएंगे, इस तरह से, a अगला टर्म AR, इसका अगला टर्म AR स्क्वायर, इसका अगला टर्म AR क्यूब, एंड देन इसी तरह से हमारा आगे सीक्वेंस चलेगा। एक बात और समझिए भाई, अगर हमारे पास वहां nth टर्म निकालने का कोई फॉर्मूला था, यहां भी होना चाहिए। तो देखिए यहां भी फॉर्मूला है, यहां भी फॉर्मूला होता है।
देखिए यहां पर जनरल फॉर्मूला अगर आप समझें भाई, फर्स्ट टर्म देखिए हम खुद निकाल सकते हैं कैसे, अब देखिए हम आपको समझाते हैं। फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म अब देखिए हम ऊपर लिख देता हूं, फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए आर है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर है, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब है, फिफ्थ टर्म आप बता सकते हैं क्या होगा। अब आप अगर कंपेयर करें तो देखिए इसको हम यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं ए आर की पावर 0, भाई आर की पावर 0 मतलब 1, ए आर की पावर 0 लिख सकते हैं। इसीलिए सेकेंड टर्म को हम क्या लिखेंगे, ए आर की पावर 1, थर्ड टर्म को ए आर की पावर 2, फोर्थ टर्म को ए आर की पावर 3। तो आप ध्यान दे रहे हैं पैटर्न पर, पैटर्न देखिए, पैटर्न यहां पर भाई, जब यहां पर फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो आर की पावर 0 है, जब सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं तो आर की पावर 1 है, और जब थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो आर की पावर 2 है, फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं आर की पावर 3 है, फिफ्थ टर्म की बात करेंगे आर की पावर 4, सिक्स्थ टर्म की बात करेंगे आर की पावर 5, सेवेंथ टर्म की बात करेंगे आर की पावर 6, और nth टर्म की बात करेंगे तो पावर 1 से कम हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। तो बस यही फॉर्मूला होता है, जो nth टर्म होता है ये होता है बेटा ए आर की पावर n-1। देखिए nth टर्म की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पावर में n-1 आ गया। तो यही हमारा, देखिए कोई भी जनरल टर्म हम निकालना चाहें जीपी का, हम इस तरह से बहुत आसानी से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए आर स्क्वायर था, इसको हमको यहाँ हटाना नहीं चाहिए। तो आप बात को मेरी समझ गए होंगे कि क्या होता है, ठीक है। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ये हमारा ए था, ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म आ गया। देखिए तो इसी से निकला है ये फॉर्मूला। अब देखिए हमारे पास जो टर्म्स को ऐड करने के भी फॉर्मूले होते हैं, हमारे पास टर्म्स को ऐड करने के भी फॉर्मूले होते हैं। देखिए यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं दरअसल, सम के लिए जीपी के टर्म्स को ऐड करने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। देखिए दोनों हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर हम आपको समझा देंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी हम जो है बता रहे हैं, अभी तुरंत ही बताएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन भी देखेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत हमारी बात उसमें है नहीं। देखिए यहाँ पर समझिए भाई, जो हमारा Sn होगा, पहला देखिए इसमें दो केस होते हैं। केस जो हमारा 1 होता है, केस 1 ये होता है कि जब r की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, r की वैल्यू 1 से जब ज्यादा होती है तब देखिए क्या होता है, तब हमारा फॉर्मूला जो होता है ये होता है हमारा a ब्रैकेट में देखिए होता है r की पावर n-1 और नीचे होता है r-1। ये तब होता है बेटा जब r की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। और देखिए हमारा केस 2 भी होता है। केस 2 हमारा क्या हो जाएगा, केस 2 जब r की वैल्यू हमारी लेस देन 1 होती है, ठीक है। r की वैल्यू जब हमारे पास लेस देन 1 होती है। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारी जो सीक्वेंस है इसको हमें रोकना पड़ेगा किसी न किसी टर्म पर, क्योंकि अगर r की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी और इनफाइनाइट टर्म्स अगर हो जाएंगे हमारे पास, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा डाइवर्जेंट हो जाता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेस देन 1 अगर होगा तो ये कन्वर्जेंट होता है, और इक्वल टू 1 पर भी ये डाइवर्ज कर जाता है। तो हम यहाँ तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर सीन हो गया, सीन ये हो गया कि मैं जो है इधर बैठ करके वीडियो बना रहा था और मैंने पूरा डेरिवेशन एक्सप्लेन कर दिया। करीब 8-9 मिनट की वीडियो मैंने करीब एक्सप्लेन कर दिया, और किसी ने कॉल कर दिया बीच में और वीडियो वहीं से कट गया मेरा बीच में से ही, ठीक है। तो बड़ी दुविधा हो गई, मुझे भी याद नहीं था। तो अब से मैं क्या करूँगा कि जब भी वीडियो बनाऊँगा तो हम जो है उसमें एरोप्लेन मोड ऑन कर देंगे, तो किसी का भी फ़ोन नहीं आएगा, बीच में वीडियो कटेगा नहीं, क्योंकि एक ही फ़ोन है मेरे पास, इसी से मैं बनाता हूँ वीडियो, ठीक है। तो कॉल कर देता है कोई भी तो वीडियो बीच से कट जाता है। तो खैर हम क्या बात कर रहे थे, मैंने आपको देखिए फॉर्मूले बताए थे सीक्वेंस के हमने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे जीपी के केस में, जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो हम जो है r इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए हम उसका डेरिवेशन देखे करेंगे। डेरिवेशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूं जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं टर्म बाय टर्म कि कैसे देखिए हमने ये डेरिवेशन किया है। जो है यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले क्या किया भाई, हमारी जो गिवन जीपी थी वो क्या थी, हमने n टर्म की एक जीपी उठा ली, जनरल जीपी क्या है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए आर की पावर n-1। हमने ये जीपी उठा ली। यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ऐसा हमने यहाँ पर सपोज कर लिया, ऐसा माना है। इस पूरी देखिए जीपी हमको क्योंकि इसको ऐड करना है इसलिए हमने इसे Sn मान लिया। अब देखिए
हमारा जो प्रॉब्लम है कि हमें इसे यहाँ पर कन्वर्ट करना है, इसे हमें जो है यहाँ पर ऐड करना है, ये दूसरी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। अगर हम Sn की वैल्यू निकाल लें तो वही देखिए इसके बराबर होगी। तो यहाँ पर यानी हमें अब Sn की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हमने क्या किया, दोनों तरफ हम देखिए r क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो हम दोनों तरफ r से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए जब आप दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा RSn हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा AR हो जाएगा, ये वाला AR स्क्वायर, ये वाला AR क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन, ये वाला टर्म हमारा AR की पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं, a ऐड कर देते हैं इधर और इधर। तो देखिए इधर हमने यहाँ पर a ऐड करके लिख दिया, और देखिए जब यहाँ पर आप a ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a, फिर देन हमने पूरी सीरीज को कॉपी कर दिया, AR स्क्वायर, AR क्यूब, ऐसे चलते चलते गए और ये AR की पावर n। अब आप ये कहेंगे कि सर ये वाला टर्म कहाँ से आया, बच्चों इसके जस्ट एक पहले वाला टर्म क्या होगा भाई, अगर ये AR की पावर n है तो इसके जस्ट एक पहले वाला टर्म AR की पावर n-1 हो जाएगा। तो ये AR की पावर n-1 हो गया, इसको हमने इक्वेशन 1 कॉल कर दिया। अब आप अगर अपनी बाज की नजर से देखें, बिल्कुल आपको थोड़ा सा चील और बाज की नजर से देखना पड़ेगा, a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब एंड सो ऑन AR की पावर n-1, क्या ये इसके जैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल है। तो हम इक्वेशन 1 से देखिए इस पूरे की जगह पर Sn लिख देंगे। तो हमने इधर किया देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, भाई ये टर्म तो हमारा ऐसे ही रहेगा a प्लस RSn, और इस पूरे की जगह पर हम Sn लिख देंगे, Sn प्लस AR की पावर n, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए टर्म्स को इधर उधर शफल करेंगे तो देखिए इस Sn को हम इधर ले आएंगे और a को उधर ले जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा RSn माइनस Sn इज इक्वल टू AR की पावर n माइनस a। यहां से देखिए Sn कॉमन है, Sn हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आया r-1, यहां से a कॉमन ले लिया तो यहां पर आया r की पावर n-1, ठीक है। हमें Sn चाहिए था, आप अपना लक्ष्य को मत भूलिए, Sn चाहिए था, तो Sn को हम यहाँ अकेला कर देंगे, इस r की पावर r-1 को हम नीचे कर देंगे। तो इसको देखिए हमने यहाँ नीचे कर दिया, तो ये हमारा देखिए वही फॉर्मूला बन गया जो आपको मैंने पहले जो है यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा डेरिवेशन इस तरह से कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और देखिए वहां पर एक चीज और जो छूट गई थी वीडियो में थोड़ी सी, वो मैं आपको यहाँ देखिए ऊपर थोड़ा सा बता देता हूँ डिस्कस करके। वहां पर देखिए हमारा एक चीज छूट गई भाई, जब r की वैल्यू लेस देन 1 होती है तब देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है a 1 माइनस r की पावर n अपॉन r-1 माइनस r, सॉरी ये हमारा 1 माइनस r हो जाता है, देखिए, ठीक। तो ये फॉर्मूला आप वहां पर नोट कर लीजिएगा, और सिमिलरली आप इसी टेक्निक से इस फॉर्मूले को भी डराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी चीजें आपको उसमें से नहीं आएंगी वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।